विंध्यन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत संविधान की प्रस्तावना को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में, जिसके अंतर्गत हम लोग निम्न टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे पहला जो हमारा है भारत जो है इसका परिचय, ये देखेंगे हम लोग। दूसरा है भारत प्रस्तावना के तत्व। तीसरा है प्रस्तावना में मुख्य शब्द। और चौथा जो पॉइंट है हमारी प्रस्तावना का महत्व। और पांचवा पॉइंट जो है कोर्ट केस और निर्णय, क्योंकि प्रस्तावना को लेकर कोर्ट केस हुआ था और उसका निर्णय क्या आया था वो सभी देखेंगे। और छठा जो पॉइंट है हमारे प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, क्या संभावना है क्या नहीं है संभावना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है यह, इसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका कहने का अर्थार्थ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, उसी के कंसेप्ट से इसका नाम उद्देशिका रखा गया। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है प्रस्तावना उसमें क्या क्या निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार की अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा की और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मधुरता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है हमारा प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में ये सब मुख्य निहित दर्शन है। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को निचोड़ के रूप में एक छोटे से तत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ये सभी तत्व भारत संविधान में मूल रूप से दिए गए हैं और वही तत्व को बाहर छोटे से रूप में दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका हुआ। अगर लोकतांत्रिक देश होने के कारण सबसे पहले उन्होंने अपना संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण करने के साथ प्रस्तावना का भी निर्माण किया। तो ये सभी चीज़ें देखकर अन्य देशों ने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने देश में संविधान का निर्माण करें और प्रस्तावना का निर्माण करें और एक लोकतांत्रिक देश कहलाए। इसी को देखकर भारत ने भी इसे एडॉप्ट किया। प्रस्तावना भारत संविधान के परिचय पत्र अर्थात भूमिका को कहते हैं। जो ये है ना संविधान का परिचय पत्र है और इसकी भूमिका है। एन पालकीवाला ने भारत संविधान का परिचय पत्र कहा है। जो प्रस्तावना है उसे एन पालकीवाला ने क्या कहा है, तो भारत संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें से संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली थी और ये अपना प्रस्ताव जो है पारित करवाए थे। तो किसके आधार पर है यह, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आज तक मात्र एक बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। कब किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संशोधित किया, जिसमें से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और 1942वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही मिनी संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, अर्थात मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसे ऐसे तत्व जोड़े गए थे जिनकी व्याख्या मिनी संविधान के रूप में करते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रस्तावना के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं तत्व, तो 4 तत्व होते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा है प्रकृति, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, तीसरा है संविधान का उद्देश्य क्या है और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि क्या है। तो इन सभी के बीच में
पहला जो हमारा तत्व का पहला पॉइंट है संविधान का अधिकार स्रोत। तो अधिकार स्रोत के बारे में देखते हैं। तो संविधान के अधिकार स्रोत क्या कहती है? अधिकार स्रोत अर्थात यह कहती है कि प्रस्तावना भारत संविधान के लोगों से ही शक्ति प्रदान करती है। प्रस्तावना शक्ति किससे प्रदान करती है? तो भारत के लोगों से। अर्थात हम लोग मुख्य रूप से कहीं ना कहीं देखें तो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेके हम लोग अगर सबसे निम्न स्तर पर जाए तो विधायक का चुनाव करते हैं। विधायक का चुनाव करते हैं और साथ साथ सांसद का चुनाव भी करते हैं। विधायक का चुनाव राज्य स्तर पर होता है, सांसद का चुनाव केंद्र स्तर पर होता है। अगर हम लोग केंद्र स्तर पर जाएँ तो सांसद का चुनाव करता है, वही सांसद भवन में जाकर निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का जो पद है, इन सभी के निर्वाचन में विधायक और सांसद सभी भाग लेते हैं। और सर्वोच्च पद का निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेके कहीं ना कहीं वो सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का पद है उसमें आसीन व्यक्ति को ही वो सर्वोच्च पद प्रदान की जाती है। तो वो शक्ति किससे प्रदान करती है? भारत के लोगों से। अगर हम लोग चुनाव में वोट नहीं करेंगे तो शक्ति कैसे मिलेगी? केंद्र हमारे राष्ट्रपति को, सांसद जी को कैसे मिलेंगे? तो कहीं ना कहीं ये स्रोत प्रदान हो रहे कैसे? तो आम लोगों से, भारत के लोगों से। अगला जो पॉइंट है भारत की प्रकृति। तो भारतीय प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। अर्थात कैसा है? तो संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संप्रभु कहने का अर्थ है कि भारत जो है स्वतंत्र है, यह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय खुद ले सकता है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। अगला जो पॉइंट है हमारे भारत संविधान का उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। क्या क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। अगला जो हमारा पॉइंट है संविधान लागू होने की तिथि। अर्थात हमारा जो संविधान लागू हो रहा है आंशिक रूप से कहीं ना कहीं ये कब लागू हो रहा है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हो रहा है। तो हम लोग ये जो इसके तत्व हैं उसको और अच्छे से पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। तो हम ये जो हमारा चैनल है इसे जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेसीसी के लिए भी बहुत सा इम्पोर्टेंट है। आप इसे फॉलो करिए और आगे बढ़ते जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते जाइए। तो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य शब्द। तो संप्रभुता। संप्रभुता है क्या? तो संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत स्वतंत्र है, अपने आंतरिक और बाह्य मामले में खुद अपना निर्णय ले सकता है और ये कहीं ना कहीं किसी का औपनिवेशिक नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं जापान। अभी देखते हैं कि जापान को सैन्य सुविधा उपलब्ध कौन कराता है? तो अमेरिका उपलब्ध कराता है। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के रूप में डोमिनियन है। जापान के ऊपर अमेरिका का हाथ है तो वो डोमिनियन स्टेट के रूप में कहलाता है और भारत के हाथ के ऊपर कोई देश नहीं है। अर्थात यह संप्रभुता है, अपना आंतरिक और बाह्य मामले खुद निपटा सकता है। लेकिन हम लोग बात करते जब संविधान नहीं बना था, लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले जब हम लोग शुरुआत में कॉमनवेल्थ में शामिल हुए थे तो उस समय हमें जो है राष्ट्रमंडल देशों में शामिल करने के लिए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना गया था। किसे प्रमुख माना गया था? ब्रिटेन को। लेकिन जैसे ही भारत संविधान लागू हो जाती है तो यह जो है प्रमुख माना गया था वो पद जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल फिलहाल में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा जो इसमें थी हाईलाइटेड थी। क्यों हाईलाइटेड थी? तो ये भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 100वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन क्या है?
तो इसके तहत भारत और बांग्लादेश के भूमि का हस्तांतरण था, जिसमें से भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्से को बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्से को भारत को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत ने 17 एकड़ की भूमि बांग्लादेश को हस्तांतरित की थी और बांग्लादेश ने 7 एकड़ की भूमि भारत को हस्तांतरित किए थे, जिसके अंतर्गत हमने जो भूमि बांग्लादेश को दिए थे वो जैसे ही ट्रांसफ़र की गई वो बांग्लादेश की नागरिकता प्रदान किए और साथ में ही जो बांग्लादेश ने हमें 7 एकड़ की भूमि प्रदान की गई थी वो जैसे ही भारत में शामिल हुआ वहाँ रहने वाले और बसने वाले लोग भारतीय लोग कहलाने लगे और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अगला जो हमारा पॉइंट है समाजवादी। तो समाजवादी का कंसेप्ट कब आया? तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शब्द समाजवादी शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। कहीं ना कहीं यह शब्द जो है भारत संविधान का नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्व जो तत्व शामिल है उसमें जो पद शामिल है वो कहीं ना कहीं लागू नहीं थे। जो लागू नहीं थे उनको मुख्य रूप से चिन्हित करके प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो ये जो हमारा संविधान का जो है कैसा है, तो समाजवादी कैसे है? तो जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि समाजवादी शब्द में एक सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीब, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करता है। तो समाजवादी क्या क्या को समाप्त करता है? गरीबी को, उपेक्षा को, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है। तो भारतीय समाजवाद कैसा है? मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें से गांधीवाद समाजवाद का ज़्यादा प्रभाव दिखता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 के बाद भारत में समाजवादी प्रतिरूप में थोड़ा लचीलापन आया है। क्यों? क्योंकि जब ये एलपीजी का कंसेप्ट आया था उस समय हमारे यहाँ आर्थिक रूप से मंदी आ रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया और विदेशी व्यापार को अपने क्षेत्र में आकर्षित किया, जिससे ये हमारा समाजवादी जो शब्द है कहीं ना कहीं वो और लचीलापन होते गया। अगला जो पद हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह जो है 1976 में जोड़ने के बाद कहा गया कि जो धर्म भारत जो है कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या नहीं मानेगा, क्योंकि भारत संविधान के सामने सभी धर्म समान रूप से बराबर हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग देखें भारत संविधान में तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। धार्मिक कार्यों को बढ़ा सकते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, ये सभी कार्य कर सकते हैं। और ये सभी होने के बावजूद, फंडामेंटल राइट में होने के बावजूद ये प्रस्तावना में शामिल करना एक बहुत बड़ी बात है। और ये दर्शाता है कि भारत का संविधान जो है एक धर्मनिरपेक्ष, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं, अर्थात देश का कोई धर्म है, सभी धर्म इसके सामने समान रूप से हैं। अब आगे देखते हैं लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की कल्पना की गई जो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वशक्ति जनता के हाथ में है। सर्वशक्ति किसके हाथ में है? तो जनता के हाथ में है, अर्थात जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही सरकार गिराती है। तो देखते हैं कि लोकतंत्र जो है 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। तो लोकतंत्र में जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप में करते हैं
अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत निम्नलिखित देश आते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड इत्यादि। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्यतः 4 औजार हैं। क्या क्या औजार हैं? 4 औजार हैं। क्या क्या? तो हम लोग देखते हैं परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य यह पहला औजार है। दूसरा है पहल, दूसरा क्या है? पहल। तीसरा क्या है? प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन। तीसरा क्या है? प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्ती को वापस बुलाना। और चौथा जो है जनमत संग्रह। क्या है? तो जनमत संग्रह। तो ये कैसे काम करते हैं? परीक्षा जो है हम लोग देखते हैं कि अगर ये स्विट्ज़रलैंड में लागू है तो वहाँ की जनता अगर चुन के जो भेजे हैं, अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उसे वापस बुला सकते हैं वहाँ की जनता। क्यों? तो प्रत्यावर्तन या प्रत्यावर्ती को वापस बुलाने रिकॉल के एक जो है पद दिया गया, उसके अंतर्गत वहाँ से बुला सकते हैं। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च पद का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं लोग, और ये जनता के लिए कानून का निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोकतंत्र इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो संसद के अधीन भी चलता है और राष्ट्रपति के अधीन चलता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है। कैसा है हमारा भारतीय संविधान? तो संसदीय प्रतिनिधि है, अर्थात जनता के द्वारा संसद चुन के संसद में भेजे जाते हैं, उसके आधार पर ये किए गए। अगला जो है हमारा गणतंत्र। तो गणतंत्र जो है, गणतंत्र को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। एक राजशाही है और एक गणतंत्र है। तो राजशाही व्यवस्था में राज का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जो हम लोग देखते हैं ब्रिटेन में है। अभी भी वहाँ की महारानी विक्टोरिया जो है, वहाँ पे राजतंत्र चलता है। और गणतंत्र में राज का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे अमेरिका, भारत। अमेरिका में 4 साल के लिए होता है, भारत में 5 साल के लिए होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, देखते हैं न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय विभिन्न रूपों में शामिल किया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व में निहित है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशनों में सिद्धांतों में उपबंधों के जरिए की गई है। सामाजिक न्याय क्या है? तो हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? इसमें संपदा, आय, संपत्ति, असमानता को दूर करना भी शामिल किया गया है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को हम लोग किससे लिए हैं? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिए हैं। किससे? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किससे लिए हैं? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिए। ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता जो है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को हम लोग फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को किससे लिए हम लोग? तो फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। किससे लिए? तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 से लेकर 1799 तक ये हुई थी फ्रांस की क्रांति, और इससे हम लोग एडॉप्ट किए हैं ये सभी चीज़ें। और समता की बात करें तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना, जिसके तहत हमारे भारत संविधान में महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए गए हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता या समता आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं।
जिसमें से एक महत्वपूर्ण हाल फिलहाल में झारखंड में देखे होंगे, एक चर्चा में रहा था रमेश हांसदा बनाम झारखंड सरकार। इसमें से जनरल वर्गों के साथ भेदभाव किया गया था, इसीलिए हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये समता का उल्लंघन है। साथ में यह भी कहा था कि यह आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता एकदम कंपलसरी है दिया जाना। इसी कारण इसे समाप्त कर दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें जो समता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में है अस्पृश्यता का अंत। अगर हम लोग किसी व्यक्ति के छुआछूत करते हैं तो समता का उल्लंघन होता है, कहीं ना कहीं हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। और साथ साथ उपाधियों का अंत जो आर्टिकल 18 में दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती है तो कहीं ना कहीं उस पद को गरिमा बनाए रखता है और वो एक समान व्यक्ति के साथ उसकी समता को प्रभावित करती है। इसीलिए सभी पद जो है समाप्त कर दिए गए हैं। इस आर्टिकल 18 के तहत कुछ पद को शामिल किया गया है जिसे भारत सरकार दे सकती है, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। ये सभी पद जो है आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। बंधुत्व, अगला टॉपिक जो चलते हैं हमारा बंधुत्व है। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं होने के कारण स्वतंत्र भारत में सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अर्थात सभी धर्मों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और ये बंधुत्व को आगे बढ़ाता है। इसकी के अंतर्गत आते हैं अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। अखंडता शब्द किस में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया। हमारा अगला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि ये सभी कार्य होने के बाद प्रस्तावना को लेकर क्या कोर्ट केस में क्या निर्णय आया। तो सर्वप्रथम देखते हैं 1960 में। कब? तो 1960 में पहला केस बेरूबाड़ी बनाम भारत सरकार 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारत संविधान का भाग नहीं माना था। इसमें एक निर्णय दिया गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है, और अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के 12 साल बाद कह सकते हैं कि 1973 में केशवानंद बनाम भारत सरकार का केस एक महत्वपूर्ण हाईलाइटेड के रूप में आया और इस फैसले को बदल दिया, जिसमें से इसके जो वकील थे आप लोग जानते हैं NN पालकीवाला ने इनकी पैरवी की थी। और केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार केस में कहा गया कि भारत संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, अर्थात अपना पहला जो निर्णय दिया गया था उसे बदल के इन्होंने अपना निर्णय को बदल दिया। यह आर्टिकल 143 में निहित है, जिसके द्वारा अपनी जो पुनरावलोकन जो निर्णय दिया गया था उसका पुनरावलोकन कर सकता है। उसी का ये उपयोग करते हुए 1960 में जो निर्णय दिया गया उसे बदल दिया और कहा कि यह भारत संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसी के तहत 1976 में पहला संविधान संशोधन किया गया और 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़े गए थे। और इसी से आगे बढ़ते हैं, जैसे तो LIC ऑफ इंडिया 1995 बनाम भारत सरकार था। इसमें भी कहा गया कि भारत प्रस्तावना जो है, भारत संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान का अंग है और इसे भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आज तक भारत संविधान में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। और देखते हैं कि इसमें हम लोग संशोधन कैसे कर सकते हैं।